हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू। मैं सुनील हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज या परसीतक भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस मॉडर्न लाइफ के अंदर बर्फ जमाने के लिए या आइसक्रीम जमाने के लिए या फिर खाद्य पदार्थों को एक उपयुक्त समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इस रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। घरों, होटलों आदि के अंदर हम इस रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, वो इस प्रकार पढ़ने वाले हैं कि जैसे इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और भागों का क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, साथ ही इसके जो इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अनुरक्षण व मरम्मत के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सुनिए ध्यान से। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये संपीड़ित यानी कंप्रेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो कंप्रेस का जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि यदि किसी गैस को कंप्रेस किया जाए यानी दबाव के साथ किसी में भरा जाए या दबाव के साथ तंग नलियों में से गुजारा जाए, तो क्या होता है, गैस को कंप्रेस करने से वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है और वो ऊष्मा मुक्त भी हो जाती है। साथ ही क्या हो जाती है, ऊष्मा मुक्त भी हो जाती है। और फिर यदि उस लिक्विड को हम किसी चौड़ी नलिकाओं में से प्रवाहित करें, तो वह उस चौड़ी नलिकाओं के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो ऊष्मा रहती है, उस ऊष्मा का अवशोषण करने लगती है वो गैस। और वो गैस अवशोषण करके जो आसपास का जो वातावरण होता है, नलिकाओं के जो मोटी नलिकाएं हैं उनके आसपास का वातावरण को बिल्कुल ठंडा कर देती है। और इसी कार्य सिद्धांत पर ये हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके मेन भागों की। ये तो हुआ इसका कार्य सिद्धांत। और जो इसके भाग होते हैं, एक तो होता है कंप्रेशर। ये कंप्रेशर गैस को कंप्रेस करने के काम में आता है और इसमें एक मोटर लगी होती है, जो अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो कंप्रेशर होता है, इसमें एक जो मोटर होती है वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर होती है, जो कंप्रेस करने का कार्य करती है। उसके बाद में ये तंग नलिकाएं होती है, यानी कंप्रेस जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो इन तंग नलिकाओं में से गुजारा जाता है उस गैस को, तो वो लिक्विड के रूप में चेंज हो जाती है। और लिक्विड के रूप में चेंज होने के साथ साथ क्या होती है, वो ऊष्मा मुक्त भी होने लगती है। तो आप देखे होंगे कि जो फ्रिज के पीछे जो तंग नलिकाओं का जो जाल होता है कुछ इस प्रकार का, वही कंडीशनर कहलाता है। और इसको फ्रिज के पीछे इसलिए लगाया जाता है कि ये जो ऊष्मा मुक्त करे, उस ऊष्मा को ये वातावरण में फैला सके, इसलिए ये फ्रिज के पीछे लगाया जाता है। और फ्रिज के दीवार से टच नहीं किया जाता, फ्रिज को कुछ दूरी बना के रखी जाती है, लगभग 15 सेंटीमीटर के समथिंग। और उसके बाद में आता है, इस कंडीशनर के बाद में आता है एक एक्सपेंशन वाल्व। और ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसे ड्राई फिल्टर भी हम कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसके बाद में एवोपोरेटर होता है, यानी एल्यूमिनियम की बनी हुई ये चौड़ी नलिकाएं होती है, जो फ्रिज के अंदर डीप फ्रीजर के चारों ओर एवोपोरेटर बना होता है ये एल्यूमिनियम नलिकाओं से। और ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसमें एक सिलिका जेल लगी होती है। तो जैसे इस लिक्विड को हम इस एक्सपेंशन वाल्व से चौड़ी नलिकाओं में से गुजारते हैं, तो उस चौड़ी नलिकाओं से गुजारने से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस के रूप में वापस चेंज हो जाता है। और जब चेंज होता है तो यहाँ पे जो गैस में नमी रहती है, उस नमी को सोखने के लिए ये एक्सपेंशन वाल्व होता है, उसमें सिलिका जेल लगी होती है। उसके बाद में ये जो होता है एवोपोरेटर, ये एवोपोरेटर क्या होता है, ये फ्रीजर का कार्य करता है। यानी जो फ्रिज के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो फ्रीजर होता है और एक सामान्य शीतलन कक्ष होता है। तो फ्रीजर जो होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं या आइसक्रीम जमाते हैं, उसमें नलिकाएं बनी होती है उस पर, जहाँ पे बर्फ़ की ट्रे हम रखते हैं,
तो वो नलिकाएं होती है वही क्या होती है, एवोपोरेटर, और वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो वो बहुत सारी नलिकाएं होती है, इसी कारण से वहाँ पे जो डीप फ्रीज चैम्बर होता है उसमें बर्फ व आइसक्रीम जम जाती है, और जो सामान्य जो शीतलक कक्ष होता है उसमें सामान्य सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी आदि हम रखते हैं। इस प्रकार से ये जो एवोपोरेटर की जो चौड़ी नलिका है ये फिर वापस कंप्रेसर से मिल जाती है, तो ये जो गैस बनती है वो वापस इस कंप्रेसर में आती है और फिर यहाँ से कंप्रेस हो जाती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है, और फ्रीज में रखी खाद्य सामग्री ठंडी रहती है, यानी उपयुक्त समय तक वो सुरक्षित रख सकते हैं हम उनको खाद्य सामग्रियों को। और अगर हमको आइसक्रीम या फिर बर्फ जमानी है तो डीप फ्रीजर में हम रख देते हैं। इस प्रकार से ये तो होते हैं इसके कुछ पार्ट्स, और कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से होते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर देखते हैं। तो एक होती है मोटर जो कंप्रेसर में लगी होती है, और इसको कंप्रेसर मोटर भी हम कहते हैं। एक होती है स्टार्टिंग रिले, और एक होती है इसमें TOLR यानी थर्मल ओवरलोड रिले। एक होती है इसमें थर्मोस्टेट स्विच जो फ्रिज के अंदर लगा होता है, जो एक सेंसर टाइप का थर्मोस्टेट होता है जो तापमान पर निर्भर करता है, यानी तापमान के ऊपर ये परिपथ को ऑन ऑफ करता है। और एक होता है इसमें पुश स्विच यानी लैंप, एक तो पुश स्विच और एक लैंप। ये जब वर्क करता है, जब हम फ्रिज को खोलते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये पुश बटन पुश हो जाता है। जैसे फ्रिज का दरवाजा हम खोलेंगे तो खोलते क्या होता है, ये पुश बटन पुश हो जाता है। पुश होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने से इसका परिपथ कंप्लीट हो जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट होते ही ये लैंप जल जाता है, जिससे क्या होता है फ्रिज के अंदर रोशनी हो जाती है। और जैसे हम फ्रिज का दरवाजा, जैसे अगर हम उसको 45 डिग्री के ऊपर भी दरवाजे को लाकर अगर छोड़ देते हैं तो वो आसानी से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और उस समय ये वापस जो पुश बटन जो पुश हुआ था वो वापस ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लैंप ऑफ हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके ये कुछ मैकेनिकल पार्ट्स और कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, और इनके सर्किट के बारे में हमने आपको बताया। और बात करते हैं, ये तो हुई इसकी वर्किंग प्रोसेस जो कंप्रेसर के कारण होती है, जो फ्रीजर का कार्य करती है, जो गैस कंप्रेस होने पर इसकी वर्किंग प्रोसेस तो हमने समझ ली। और बाकी जो प्रोसेस है ये ऑन ऑफ कैसे होता है, फ्रिज की सुरक्षा किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम होता है, और यहाँ से जैसे हम फेज और न्यूट्रल देते हैं, और ये जो लैंप और ये पुश बटन होता है ये डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, और ये फ्रीज के अंदर वाली साइड ये लगे होते हैं। और एक होती है ये मोटर जो कंप्रेसर में लगी होती है, जो कंप्रेस करने का कार्य करती है कंप्रेसर में। और उसके बाद में होती है एक स्टार्टिंग रिले, जो स्टार्टिंग रिले का कार्य क्या होता है कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और ये स्टार्टिंग रिले, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जब मोटर को सप्लाई मिलती है तो ये स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के ही काम आती है, स्टार्टिंग रिले और स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो होता क्या है, जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी, मोटर को सप्लाई मिलते ही क्या होता है, ये लगभग 75% गति जब मोटर प्राप्त कर लेती है तो उस समय क्या होता है, इसमें कुछ मैकेनिकली सिस्टम होता है जिससे क्या होता है, ये यहाँ से ओपन सर्किट कर देता है, इसको इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सर्किट को ओपन सर्किट कर देता है, जिससे स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है वो काम करना बंद कर देती है, और जो मोटर होती है वो रनिंग वाइंडिंग पर ही वर्क करती रहती है। एक होती है इसमें TOLR यानी थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये जब काम करती है थर्मल ओवरलोड रिले, यानी कभी जैसे फेज और न्यूट्रल अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो करंट का मान अधिक होगा, अधिक होने से क्या होगा, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये जो पत्ती होती है हीट होने पे ये मुड़ जाती है। मुड़ते ही क्या होता है, ये ओपन सर्किट होता है सर्किट, जिससे क्या होता है, फ्रीज ऑफ हो जाता है, और ऑफ होते ही अपना फ्रिज सुरक्षित रह जाता है। और जैसे ही अगर हम दोष का निवारण करके वापस इसको ऑन करते हैं तो ये वापस फ्रिज ऑन हो जाता है, या फिर अर्थिंग हो जाता है। उस टाइम पे भी क्या होता है, ये थर्मल ओवरलोड रिले ऑन हो जाती है और फ्रिज को नुकसान होने से बचाती है।
इसके बाद में आता है एक थर्मोस्टेट स्विच। ये जो थर्मोस्टेट स्विच होता है वो एक इस प्रकार का होता है कि सेंसर टाइप का भी हम इसे कह सकते हैं। और इसमें जो ये जो लगी हुई है ट्यूब सी, इसमें गैस भरी होती है, इसमें गैस भरी होती है और गैस भरी हुई रहती है। और इसमें ये दो पत्तियां होती है स्प्रिंग टाइप की। तो जैसे ही इसमें जैसे मान लो हमने टेम्परेचर पे इसको सेट कर दिया। आपको बता दूं मैं, जो फ्रीज़र के अंदर जो दो कक्ष होते हैं, तो डीप फ्रीज़र और एक होता है सामान्य कक्ष, जहाँ पे सब्जियाँ या फिर और भी कुछ खाद्य सामग्री हम रखते हैं, फल सब्जी आदि। तो उसका तापमान और इसका जो डीप फ्रीज़र का तापमान होता है वो कुछ अलग होता है। तो इसका जो तापमान होता है डीप फ्रीज़र का, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं या आइसक्रीम जमाते हैं, इसका जो तापमान होता है वो होता है -5 डिग्री से 0 डिग्री तक इसका तापमान होता है। और जो सामान्य शीतलन कक्ष का जो तापमान होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सुरक्षित तापमान माना गया है खाद्य पदार्थों के लिए और सब्जी फल फ्रूट आदि के लिए। तो इसको 4 डिग्री पर सेट करके हम रखते हैं। जो सेंसर लगा होता है थर्मोस्टेट वाला, उसे हम 4 डिग्री पर सेट करके रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जब हम सेट कर देते हैं इसको, तो ये 4 डिग्री पर ही वर्क करेगा। जैसे 4 डिग्री से जैसे ही तापमान कम होगा तो ये क्या होगा, इसकी जो गैस होगी वो सिकुड़ने लगेगी। यानी 4 डिग्री से जैसे ही तापमान कम होने लगेगा और गैस सिकुड़ने लगेगी, जिससे क्या होगा, ये जो पत्तियां टच रहती है यहाँ पे, ये इसकी जो पत्ती टच रहती है, जो सर्किट कंप्लीट करती है, ये क्या होती है, ये जो पत्तियां होती है ये ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने से क्या होता है, ये जो पत्ती जो इसका कनेक्शन कंप्लीट कर रही है यानी कॉन्टेक्ट पूरा कर रही है, ये ओपन सर्किट कर देगी, यानी पूरे सर्किट को ओपन सर्किट कर देगी, जिससे क्या होगा, फ्रीज ऑफ हो जाएगा और फ्रीज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहेगा। अब जैसे ये तो हुआ कम होने पर, अब जैसे तापमान बढ़ने लगेगा, जैसे 4 डिग्री से 5 डिग्री की ओर बढ़ने लगेगा, तब क्या होगा, ये गैस वापस फैलने लगेगी। और जैसे गैस फैलने लगेगी तो ये यहाँ पे पहुंचेगी और गैस फैलने से क्या होगा, ये वापस पत्तियां क्या होगी, फैलेगी। फैलते क्या होगा, ये वाली पत्ती यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये थर्मोस्टेट स्विच वर्क करता है। और ये जो थर्मोस्टेट लगा होता है ये सामान्य शीतलन कक्ष में हम इसको लगाते हैं। और जो लैंप होता है ये भी हम सामान्य शीतलन कक्ष में ही लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है और इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। और इसी प्रकार से इसका जो तापमान सेट होता है वो इस प्रकार से होता है, डीप फ्रीजर का -5 डिग्री से 0 डिग्री तक, और जो सामान्य शीतलन कक्ष होता है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो कंप्रेसर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कंप्रेसर में हम गैस उपयोग कर रहे हैं वो कौन सी उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहले हम स्टार्टिंग में इसमें जो गैस प्रयोग करते थे वो करते थे जैसे फियोन एक तो, और एक होती थी CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे R12 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती थी, इसलिए इस गैस को चेंज करके दूसरी गैस डालने लगी इसमें, जिसका नाम है R134a, जिसे HFC के नाम से भी जानते हैं, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और इसके बाद में एक और जो अभी प्रेजेंट टाइम में अधिकतर गैस उपयोग कर रहे हैं वो गैस है R400A, और इसका नाम है HC, यानी इसको R400A के नाम से भी हम बोल सकते हैं और HC के यानी हाइड्रोकार्बन के नाम से भी हम इस गैस को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गैसें प्रयोग की जाती थी और प्रेजेंट टाइम में अभी ये वाली अधिकतर उपयोग की जा रही है R400A HC यानी हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है।
कंप्रेशर कंप्रेशर के सिद्धांत पर ये वर्क करता है। और बात करते हैं इसके अनुरक्षण और मरम्मत की। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो अनुरक्षण और मरम्मत यानी इसको समय समय पर डीफ्रास्ट करते रहना चाहिए, जैसे प्रतिदिन या फिर दूसरे तीसरे दिन इसको डीफ्रास्ट करते रहना चाहिए, यानी इसमें जो एकत्रित जल होता है उसको साफ करते रहना चाहिए। और यदि इसमें कोई खाद्य सामग्री आप रख रहे हो या फिर उसकी भी जो गंध होती है, उस गंध से अगर दूसरे खाद्य पदार्थों पर प्रभावित होते हैं दूसरे खाद्य पदार्थ, तो उस गंध वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में बंद करके बाद में फ्रीज में रखें। और डियर फ्रेंड्स, इसको जब रखें तो दीवार से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर रखें, ताकि इसकी जो ऊष्मा मुक्त होती है वो वातावरण में फैल सके। इसलिए इसको दीवार से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। और समय समय पर इसमें जो बर्फ की ट्रे हम रखते हैं डीप फ्रीजर के अंदर, उसको भी प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन उस ट्रे के पानी को चेंज करते रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।